10वीं की सामाजिक विज्ञान मतलब सोशल साइंस की जो बुक है जिसको आप हिस्ट्री के नाम से जानते हैं, तो उसका जो चैप्टर नंबर 1 है जिसमें आप यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है ना, कि इस राष्ट्रवाद के उदय को हमें इसके अंतर्गत देखना है, ये हमारा आज का चैप्टर होने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि भाई ये यूरोप में जो राष्ट्रवाद है वो उसका उदय कैसे हो पाता है। तो पहले तो हम चैप्टर के नाम से ही ये जानने की कोशिश करें कि इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने क्या वाले हैं, फिर हम इसका परिचय देखेंगे, हमारे चैप्टर के अंदर क्या होने वाला है वो हम सारी चीजें देखेंगे। तो ये वीडियो जो आपका है वो एक परिचय वीडियो या इंट्रोडक्टरी वीडियो टाइप का होने वाला है, जिसमें हम ये जानेंगे कि हमारा चैप्टर जो है वो किस थीम पर बेस्ड है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें थीम जब पता चल जाएगी तभी फिर हम आगे बढ़ पाएंगे। तो आप देखें यूरोप, तो हम जानते हैं कि यूरोप क्या है, यूरोप तो एक कॉन्टिनेंट है, एक महाद्वीप है जो तो है। तो इसमें दो शब्द जुड़े हुए हैं, एक को कहते हैं आप राष्ट्रवाद और दूसरे को कहते हैं उदय। जिस भी शब्द के पीछे वाद लग जाता है वो एक विचारधारा बन जाती है, एक फिलॉसफी बन जाती है, एक दर्शन बन जाता है। तो जो राष्ट्रवाद है वो राष्ट्रवाद क्या है इसके पीछे हमें चर्चा करनी है, ये हमारा आज का टॉपिक होगा। जब एक देश के लिए लोग चाहने लगेंगे, एक देश के प्रति लोग मरने लगेंगे, तो क्या होगी, एक भावना डेवलप हो जाएगी और उसको आप राष्ट्रवाद कहते हैं। तो हमें यही देखना है इस चैप्टर के अंदर कि जो राष्ट्रवाद है ये कैसे उदय, सूरज का उदय होता है ना सुबह सुबह धीरे धीरे, कैसे, ऐसा तो होगा नहीं कि कल से बोल दिया कि भाई राष्ट्रवाद चालू कर दो तो सबके अंदर आ जाए, तो ऐसा तो होगा नहीं। उदय मतलब धीरे धीरे निकल कर आएगी। उदय शब्द का मतलब क्या है, उदय शब्द से लेना देना है प्रकट होने से, और प्रकट कभी एकदम से नहीं होते। जैसे आप सूरज को भी देखते होंगे इस तरीके की कई बार फोटो बनी होती होगी और ऐसा सूर्य बना रहता है बीच में, तो क्या दिखाता है, धीरे धीरे रोशनी आपके सामने आ रही है, सूर्य का उदय हो रहा है। तो हमें इस चैप्टर के अंदर यही देखना है कि कैसे राष्ट्रवाद का उदय होगा, राष्ट्रवाद की भावना कैसे सभी के अंदर बनेगी। सभी में हम कहां बात कर रहे हैं, यूरोप के देशों के अंदर हमें देखना है कैसे राष्ट्रवाद की भावना बनेगी। क्लियर? तो ये तो इसके नाम से हमने बात करी, क्या होने वाला। चलिए देखते हैं ये परिचय के अंदर हम क्या देखेंगे। तो आप देखेंगे भाई राष्ट्रवाद की भावना जब बनती है या कैसे बनती है, तो इसके लिए लोगों को बड़ा मशक्कत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है, उसमें कई सारी क्रांतियां होती हैं। इस कारण से हमने ये आपके सामने 2-3 फोटो लगा के रखी हैं। ये 2-3 फोटो में आप देख पा रहे होंगे, कहीं मारधाड़ वाली क्रांति है, कहीं लोग धार्मिक तरीके से मिल रहे हैं, कहीं लोग सामूहिक तरीके से मिल रहे हैं। इसमें आप अलग अलग वर्ग के लोग भी देख पाएंगे, लेकिन सभी के अंदर क्या है, एक कॉमन भाव आ गया, एक साझा भाव आ जाता है, इस कारण से लोग इकट्ठे हो पाए। अगर साझा भाव ना हो तो लोग इकट्ठे भी नहीं होंगे और कभी बात भी नहीं रखेंगे। क्लियर? तो इस कारण से हमने स्टार्टिंग में 3 फोटो रखी है ना। अब जो हम स्टार्ट करेंगे तो आपकी चैप्टर की जो पहली पिक है, आपकी किताब आप खोलेंगे तो उसमें आपके पाठ की, आपके चैप्टर की जो पहली फोटो है, इस फोटो के साथ हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ये फोटो क्यों ली है, तो ये फोटो जो बनाई है एक व्यक्ति है जिनका नाम है फ्रेडरिक सरायू, है ना। ये व्यक्ति हैं जिनके द्वारा एक फोटो बनाई गई है, या ऐसी 3-4 फोटो बनाई गई हैं जिसमें से एक फोटो ये है। इनके द्वारा बेसिकली 4 फोटोओं की श्रृंखला बनाई गई है जिसमें से एक फोटो ये है, और उन व्यक्ति का नाम कौन है, फ्रेडरिक सरायू। फ्रेडरिक सरायू ने अपनी फोटो के माध्यम से या अपनी कलाकारी के माध्यम से, अपनी चित्रकारी के माध्यम से ये बताने की कोशिश करी है कि भाई दुनिया भर में कैसे प्रजातांत्रिक, विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों का स्वप्न जो उन्होंने देखा था वो कैसे पूरा होगा और राष्ट्रों के बीच में कैसे संधि होगी, उसके ऊपर इन्हें ये अपनी एक फोटो बनाई थी, अपनी एक पिक्चर बनाई थी 1848 के अंदर, कि कैसे प्रजातांत्रिक गणराज्य आएगा। उस टाइम पर ये जो कॉन्सेप्ट है प्रजातांत्रिक गणराज्य का, ये अपने आप में एक नया लगता था। नए का मतलब जब भी कोई चीज बाजार में नई आती है, आपके सामने कोई नया विचार एकदम यूनिक लेकर आए, तो उसको लोग ये कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, है ना। क्योंकि आज जो ज्यादातर वर्ग जो है वो कैसा है, जो पुरानी परपाटी से चला आ रहा है और वो नई चीजों को स्वीकार करने के लिए बहुत जल्दी तैयार नहीं होता। और आप एक ऐसी चीज लेकर आए हैं जिसमें आप एकदम बदलाव की बात कर रहे हैं कि अभी तो क्या चल रहा है, राजशाही चल रही है या कुछ साम्राज्यवाद चल रहा है, जैसे कि राजाओं के द्वारा शासन चल रहा है, और आप कह रहे हैं प्रजातांत्रिक और वो भी गणराज्य, उसमें भी प्रजातंत्र में भी राजा चुना जाएगा। और गणराज्य का मतलब क्या हो जाएगा, सामाजिक गणराज्य की बात कर रहे हैं कि आप हर कुछ साल के बाद वो राजा बदल देंगे, उसको चुनाव के अंदर जाना पड़ेगा या उसको कोई एक प्रक्रिया में जाना पड़ेगा जिसके बाद वो दोबारा से निर्वाचित हो सके। तो ये क्या हो रहा था, लोगों को अभी इस पर विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या ऐसा भी हो सकता है या नहीं। तो इस कारण से हमने ये फोटो ली है। फोटो को गौर से देखना क्योंकि ये फोटो हमें आगे भी काम में आने वाली है। आप देख रहे होंगे कि ऊपर आकाश के अंदर आप ईसा मसीह, जो कि यूरोप के अंदर जो धर्म है क्रिश्चियन, उसके भगवान कहलाते हैं, तो ये भगवान वहां पर हैं, ईसा मसीह। उनके आसपास आप स्वर्ग के और दूसरे देवता भी देख पाएंगे कि घूम रहे हैं साथ में। नीचे एक प्रतिमा लगी हुई है, प्रतिमा को गौर से देखेंगे तो ये प्रतिमा कैसी है, एक महिला की प्रतिमा है। तो हम इस पर भी बात करने वाले हैं कि भाई महिला की ही प्रतिमा क्यों रखी, पुरुष की प्रतिमा क्यों नहीं रखी है ना। तो इसके पीछे क्या कारण है।
अब और इनके आसपास देखें कई सारी एक लंबी कतार ऐसी चली आ रही है, बहुत सारी भीड़ चली आ रही है, भी आप देख रहे होंगे। तो इसमें क्या है कि जो ये फोटो बनाई गई है, जो ये महिला की मूर्ति रखी हुई है, इनको कहा गया है स्वतंत्रता की देवी या स्वतंत्रता की प्रतिमा कहा गया है। महिला के रूप में उनको वर्गीकृत किया गया है। उनके सामने हर एक देश का व्यक्ति आ रहा है, नतमस्तक हो रहा है। ये उनने बताने की कोशिश की है कि सभी लोग स्वतंत्रता के लिए जाएंगे, सभी लोग जनसंघर्ष करेंगे, स्वतंत्र होंगे और गणतांत्रिक राज्य बनाएंगे या अपना प्रजातांत्रिक राज्य बनाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। ये जो लोग हैं इसमें क्या है, अलग अलग झंडे आप देख पा रहे होंगे। तो कभी आप यूएसए का झंडा देखेंगे, कभी आप ब्रिटेन का, कभी जर्मनी का, ऐसे झंडे आप यहाँ पर, कभी आप फ्रांस का झंडा देखेंगे। तो ऐसे अलग अलग लोग आ रहे हैं समय के हिसाब से। ऐसा नहीं होगा कि पूरे यूरोप में एक साथ लोग आ जाएंगे, सबको हम क्या कर देंगे, क्रांति दे देंगे, सबका उदय करवा देंगे, सबका देश बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कैसे होगा, एक सिस्टम से क्रिया होगी। कैसे भाई, पहले कोई देश होगा, उसको देख रहे हैं, फिर हमारे अंदर भी आग लगी, बोले उन्होंने तो कर लिया, हम तो कर नहीं पाए, तो फिर हमने भी करना स्टार्ट किया। तो ऐसे ये सारी प्रक्रियाएं चलेंगी। तो हम ये सारा परिचय इसके अंदर देखने वाले हैं। चलिए अब देखें यहां पर कि भाई जो फ्रेडरिक सरायू हैं, उनने किया क्या, या उनने क्या सपना देखा था, उनके दिमाग में क्या चल रहा था, वो क्या सोच रहे थे। सपने हम आप लोग भी देखते हैं। सपना देखना अच्छी बात है, फिर उसको पूरा करना और अच्छी बात है ना। ऐसा नहीं कि अपन ने सपना देख लिया और फिर भूल गए। फिर ऐसे भी सपने मत देखो कि हम तो सीधे भगवान बन गए, तो ऐसे सपने पूरे नहीं हो सकते। तो सपने देखना अच्छी बात है और उनके लिए मेहनत भी करना चाहिए। तो इनके द्वारा सपना देखा गया, और चूंकि ये पेंटर थे तो सपना देखा, तो इन्होंने अपना क्या चित्रकारी में वो चीजें उतार दी। तो इनके दिमाग में क्या चल रहा था, वो सारी बातें इनने चित्रों के माध्यम से बताने की कोशिश की है। तो इनने क्या कहा कि इनने सपने में क्या देखा था, या इनका क्या सपना था, जनतांत्रिक सामाजिक गणतंत्र का सपनों का संसार इन्हें सोचा था। सपनों का संसार समझते ना, सपने का संसार का मतलब होता है कि एक ऐसी जगह जहां पर बहुत आदर्श स्थितियां हों। आप समझते हैं, जब आप अपना सपना देखते हैं तो उसमें हो सकता है कि आप सपने में हीरो आप ही हो, और जैसे ही आंख खुलती है तो पता चलता है कि मम्मी की 2 चप्पल पड़ गई, है ना। तो सपनों में तो आप ही सब कुछ, मतलब जो भी आप सोचते हैं। तो सपनों का संसार मतलब जैसा भी आप चाह रहे हैं वैसा आप अपने दिमाग के अंदर इमेजिनेशन कर सकते हैं, सोच सकते हैं, वैसा अपने दिमाग में बना सकते हैं कि ऐसा है। तो ऐसा कुछ एक सपनों का संसार। सपनों का संसार के पीछे नाम क्या है, क्योंकि कई सारे लोगों को लग रहा था कि जो इनने सोचा है जनतांत्रिक सामाजिक गणतंत्र का, ये तो होने वाला रहा नहीं है। तो इसलिए इनको सपनों का संसार के बोले, वैसे ही ठीक है, ऐसे ही चले। तो ये सपनों के संसार का या जनतांत्रिक सामाजिक गणतंत्र का कॉन्सेप्ट कैसे आया, तो फ्रेडरिक सरायू ने, जो कि एक फ्रांसीसी कलाकार थे। कैसे कलाकार थे, चित्रकार थे, है ना। चित्र बनाए हैं तो चित्रकार ही होंगे। तो एक फ्रांसीसी कलाकार थे, बेसिक रूप से पेंटर या चित्रकार थे। इनके द्वारा 4 चित्रों की एक श्रृंखला निकाली गई। 1848 में इन्होंने एक के बाद एक चित्र निकाले। उन चित्रों के माध्यम से इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि जो निरंकुशवाद है, अभी बात करेंगे कि भाई ये निरंकुश क्या कहलाता है, जो साम्राज्यवाद है, ये जो राजा हैं, ये लोग खत्म होंगे और आगे भविष्य में क्या आएगा, जनतांत्रिक सामाजिक गणतंत्र की स्थापना होगी। ऐसा इन्होंने अपने 4 फोटोओं के माध्यम से बताने की कोशिश की है। तो वो एक पूरी सीरीज निकाली और उस सीरीज के माध्यम से इन्होंने क्या बताया था कि अपने सपनों का एक संसार रचा। फोटोओं के अंदर उनके दिमाग में क्या चल रहा था, वैसा एक संसार रचा जो उनके शब्दों में क्या था। अगर उनसे पूछें कि आपने ये फोटो के अंदर क्या बनाया, चूंकि अगर आप ये वाली फोटो देखें, है ना, ये फोटो आप देखें, तो आप देखकर इसमें क्या, अगर आपको ये थीम ना बताई जाए तो सब लोग अपने अलग अलग मतलब निकाल सकते हैं कि लोग पूजा करने आ रहे हैं, भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। सबके अपने मतलब हो सकते हैं। जब उन्होंने फोटो बनाई तो उनसे पूछा कि आपके लिए इस फोटो का मतलब क्या है, तो उन्होंने क्या कहा कि हमारे लिए इस फोटो का मतलब क्या है, कि उन्होंने अपने जो सपनों का संचार रचा, तो उनके शब्दों में क्या है कि जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर ही ये दुनिया बन सकती है या ये सपनों का संसार बन सकता है, ऐसा उनके द्वारा कहा गया। और ये फोटो उनके द्वारा बना दी गई कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है। क्लियर। अब यहां पर एक और फोटो आप देख पा रहे होंगे कि एक महिला है जिसके हाथ में एक मसाल आप देख रहे होंगे, और दूसरे के हाथ में आप देख रहे होंगे कि यहां पर कुछ एक दस्तावेज टाइप का है। तो अब बात आती है कि भाई जब ये बना दिया गया, लोग एक मूर्ति के पीछे जा रहे हैं, एक ही फोटो के पीछे जा रहे हैं, ऐसा कारण क्या है। तो जो श्रृंखला का आप पहला चित्र देखेंगे, है ना, जो उनके द्वारा 4 फोटो बनाई गई है, तो श्रृंखला का जैसे ही पहला चित्र आप देखेंगे, ये वाला चित्र जो आता है, इसमें जैसे ही आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें लगभग सभी वर्ग के आदमी आपको देखने को मिल रहे हैं। कहां कहां के, यूरोप और अमेरिका के सभी उम्र के और सभी सामाजिक वर्ग के। दुनिया के हर देश में समाज जो है वो अलग अलग तरीके से बटा हुआ है।
हम अपने देश में रहते हैं तो हमें अपने देश के बारे में पता है कि हमारे यहाँ पर समाज किस तरीके से बटा है। लेकिन दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है जहां समाज में विभाजन नहीं है, समाज में वर्ग नहीं है। वहां पर भी वर्ग हैं। अभी जैसे ही हम चैप्टर में आगे बढ़ते चलेंगे आपको कुछ कुछ वर्गों की जानकारी धीरे धीरे होती चलेगी। या आपने जैसे ही जब क्लास 9th में पढ़ा होगा वहां पर भी आपने अलग अलग देशों के वर्ग पढ़े होंगे कि भाई इनके समाज में कुलीन कहलाते हैं, स्टेट ए कहलाता है, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, आपने सब कुछ ये पढ़ा होगा। तो अब यूरोप में और अमेरिका में सभी उम्र के, आप यहां देख पा रहे हैं कि भाई औरत मर्द सब टाइप के लोग हैं, बूढ़ा बच्चा जवान सभी टाइप के लोग हैं, सभी सामाजिक वर्ग के लोग। सामाजिक वर्ग से मतलब क्या है, हर एक देश के या हर एक समाज में अपने विभेद होते हैं। कोई समाज में ऊंचा दर्जा पाता है, कोई समाज में मध्यम दर्जे पर होता है, कोई निम्न दर्जे पर होता है। हर एक दुनिया के हर एक देश में समाज में विभाजन है। ठीक, हमारे यहां पर क्या है समाज में कि अस्पृश्यता जैसी बात आ जाती है तो हमें विभाजन थोड़ा सा समझ में आने लगता है। वहां पर हो सकता है अस्पृश्यता जैसी बात ना हो, तो इस कारण से हमें दूर से देखने पर समाज में विभाजन समझ में नहीं आता, लेकिन सामाजिक विभाजन होता है। तो समाज के विभिन्न वर्ग जो अलग अलग हैं, विभाजित हैं, वो भी सभी इस लाइन में खड़े हैं, एक लंबी कतार लगा के आए हैं। और लंबी कतार लगा के किसके आगे आए हैं? स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना कर रहे हैं। मतलब हम अपने शब्दों में कह दें या हम अपनी भाषा के हिसाब से, अपनी संस्कृति हिसाब से कहें कि स्वतंत्रता की देवी की क्या कर रहे हैं? पूजा कर रहे हैं। ऐसे ही होता है ना हमारे यहाँ कि हम अपनी भारत माता की पूजा करते हैं, स्वतंत्रता की देवी की पूजा कर रहे हैं। वंदना का मतलब क्या है? वंदना करते ना, जैसे आप लोग करते होंगे सरस्वती वंदना, विष्णु वंदना, सब वंदना क्या है? मतलब उनका गुणगान करना, उनके सामने उनकी पूजा अर्चना करना। तो एक लंबी कतार में सभी वर्ग के, सभी उम्र के, यूरोप और अमेरिका के सभी लोगों ने एक लाइन लगाई और लाइन लगाकर एक मूर्ति के सामने पहुंचे। और मूर्ति कौन है? ये मूर्ति है जिसको कहा गया है कि स्वतंत्रता की देवी या स्वतंत्रता की प्रतिमा। अभी देवी पर बात नहीं आई, अभी हम देखेंगे कि देवी क्यों कहा गया या महिला क्यों बोला गया है। स्वतंत्रता की देवी के सामने या स्वतंत्रता की प्रतिमा के सामने लोग खड़े हो गए और उनकी पूजा अर्चना करने लगे। हमारे शब्दों में स्वतंत्रता की देवी हो गई और उनकी ये लोग पूजा अर्चना करने लगे। अब उनकी पूजा करके इनको मिलेगा क्या, या उनके सामने वंदना करके इनको मिलेगा क्या? होने क्या वाला है? तो क्या होगा यहां पर आप देखेंगे, आपने क्लास 9th के अंदर जब फ्रांसीसी क्रांति पढ़ी होगी तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान आपने देखा होगा कि एक स्वतंत्रता की प्रतिमा या एक मूर्ति बनी हुई है। वो मूर्ति बनी हुई है जो स्वतंत्रता की, जिसको आप प्रतिमा कहते हैं। हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं? हमारे लिए क्या हो जाएगा?